हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करने वाले हैं, जिसको अगर बोलें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि ये है क्या, ये हमारे संविधान में कहाँ पे है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर क्या है, अभी तक इसमें कितने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, और इसके साथ में हम लोग समाजवादी, गांधीवादी, उदारवाद, इंटरनेशनल ये सब देखेंगे कि आखिर ये सब क्या है। और हम लोग पूरे आर्टिकल को अच्छे से करेंगे, जिससे आपको अगले आधे घंटे में ही 20 से 25 मिनट में ही ये सारे आर्टिकल्स भी याद हो जाएं और आपके पास में कंटेंट भी अच्छा चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डीपीएसपी है क्या। इसकी अगर हिंदी लेंगे तो हिंदी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य आपको समझ में आ रहा है, हम लोग पीछे डिफिनीशन कर चुके हैं। राज्य, नीति का मतलब पॉलिसी, निर्देशक का मतलब होता है कि एक प्रकार का निर्देश दिया हुआ है राज्यों के लिए कि आपको इसके तहत ही कोई चीज करना है। तो राज्य को जब कोई कानून बनाना होता है, आके एक बार इसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, तो उस पर वो कानून बना देते हैं। ठीक है, तो ये नीति बनाने में हेल्प करता है। यह एक प्रकार से राज्य का कर्तव्य है कि ये सब चीजें जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, असमानता को कम करना, या भी आप लोग यूसीसी का विवाद देखे होंगे, ये भी हमारा इसी में है कि इन सब चीज़ों को राज्य लागू करेगा, यह उसका कर्तव्य है। ठीक है, अगर हम बी आर अम्बेडकर के अगर शब्दों में अगर कहें कि उस समय अगर 1947 में अगर अपने लोग चलें तो देखें कि उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि डीपीएसपी, जो कि एक प्रकार से हमारे ही अधिकार हैं या समय समय पर हमको ये अधिकार दिए जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल 21A आप देखते हो, तो पहले कहाँ था, आर्टिकल 45 में था, जहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार था। उसको अभी आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। 86th अमेंडमेंट आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो उस समय संविधान सभा में अगर हम देखें 1947 में, तो उस समय इसको लेके बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो है हमारी सरकार किससे आती है, मत के थ्रू आती है। जब हम लोग वोट देते हैं हमारी सरकार बनती है। तो जो मतदाता हैं, जागरूक अगर मतदाता रहेंगे तो गवर्नमेंट की ये नहीं रहेगा कि कर्तव्य मान के वो करें या ना करें, उनको करना ही पड़ेगा। अगर मतदाता अगर जागरूक है, उन्होंने कोई चीज़ बनाया, जैसे मैनिफेस्टो आप लोग पढ़ते हो ना, सेम उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो इसको उनको पालन करना ही होगा। तो अगर नहीं पालन करेंगे 5 साल बाद उनकी सरकार चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये एक प्रकार का कर्तव्य है, लेकिन वो मनमाना नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, मतदाता है, वो वोट के लिए किसके पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, जो जनता, जो जागरूक जनता है, उसको कोर्ट्स ज़्यादा मान लेते हैं कि अगर जनता जागरूक होगी तो वो अपने आप जो है अपने अधिकारों की मांग कर लेगी। अब देखें, जब अगर ये इतना जरूरी है, अगर हम लोग अगर अभी पूरा देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि ये अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इसको जो है उस समय जब हमारा संविधान लागू होता है, तब इसको क्यों हमको ये अधिकार नहीं दिए गए। तो उस समय अगर देखें 1947 की परिस्थितियां देखें कि हमारा देश उस समय आज़ाद हो रहा है, हमारे पास में वित्त की समस्या है। उस समय देखेंगे कि जो 1946 के बाद से जो कंटिन्यूटी में दंगे होते हैं, तो उस समय लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, दंगे हो रहे हैं। उस समय अगर हम जैसे इसमें अगर आप यूसीसी देखोगे, यूसीसी क्या करता है, किसी के सिविल मामलों को, किसी भी धर्म के सिविल मामलों को एक जैसा करने का प्रावधान वो करता है। ठीक है, तो अगर वो जो है अगर उस समय लागू होता तो इतना ज़्यादा विविधता थी, पहले से दंगे हो रहे थे, दंगे और भी बढ़ सकते थे। हमारे पास में पिछड़ापन था, वही जैसे आर्थिक पिछड़ापन या सामाजिक रूप से हम पिछड़े थे, धार्मिक रूप से पिछड़े थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। धार्मिक रूप से पिछड़ने का आशय नहीं है कि हम लोग धर्म के मामले में पीछे थे, बस उसको अगर दूसरे कॉन्सेप्ट समझे कि वही बटे हुए थे। ठीक है, कि वो जो है दलितों को वहाँ पे मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो उनको ये किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो पिछड़ापन और बहुत सारी चुनौतियाँ थी, इसलिए जो है डीपीएसपी को उस समय लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके आर्टिकल करते हैं और इसको अभी याद करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में डिफरेंस बाद में देख लेंगे, जब डीपीएसपी को हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं आखिर है क्या। आर्टिकल 36 से बात करें, स्टेट की डिफिनीशन। आप लोगों को 3 आर्टिकल तो याद ही हो जाने चाहिए, जिससे आप लोग आर्टिकल्स को जो है बांट सकें। क्या क्या, 12, 36, 152। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्टेट की डिफिनीशन। 12 में हमने उस दिन डिफिनीशन पढ़ा था फंडामेंटल राइट वाले में, सेम डिफिनीशन यहाँ पे भी आती है, लगभग वही डिफिनीशन है। स्टेट की डिफिनीशन 37 बोलता है
कि ये जो डीपीएसपी हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है या कहें इन्फोर्सिएबल नहीं है। मतलब कि इसको लेके अगर राज्य जो ये अधिकार हैं अगर इसको लागू नहीं करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 पढ़ते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट अपने अधिकारों को लेके या कहें फंडामेंटल राइट को लेके अगर उसकी अवहेलना होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के मामले में नहीं है। 37 क्या बोलता है कि प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब कि अगर ये अधिकार ना दे के आपको सताया जा रहा है, सताने से 37 सताया जाएगा तो ये आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बस इतना याद रखना। 38 में देखिए ये जो है न्याय की बात करता है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय। जब हम लोग क्या कर रहे थे, प्रियम्बल कर रहे थे, वहाँ पे भी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, सारा आपको याद है ना, सारा अली खान नहीं, सारा हम लोगों ने वहाँ पे किया था सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये न्याय सामाजिक राजनीतिक आर्थिक यह कहाँ पे है, तो ये डीपीएसपी में है और हमारे प्रियम्बल में है। तो याद रहेगा कहाँ डीपीएसपी प्रियम्बल। यूपीएससी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, ये असमानताओं को खत्म करने की बात करता है। अगर आय के मामले में हो, सुविधा, अवसर, इन सब के मामले में जो असमानताएं हैं उनको कम करने की बात करता है। यह किसके तहत जोड़ा गया, जो 44th अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, अभी जब हम लोग अमेंडमेंट करेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो कि 1978 में होता है तो इसको किया गया। अब आर्टिकल 39 करते हैं। आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो सब क्लॉज हैं, पहला जो बात करता है आजीविका का। आजीविका मतलब कि जो पुरुष है, महिला है, मेल फीमेल हैं, उनमें समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि इनको जो है ये रोजगार में जाने देंगे, इसमें नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए से ये फॉर आजीविका। बी से भौतिक, बी भौतिक, जो भौतिक संसाधन है उनका उचित स्वामित्व हो और वितरण हो। ठीक है। तीसरा सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं होगा किसका, विल्थ का। जैसे आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले आई कि 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास में भारत की टोटल संपत्ति का 40% है, या कहें जो 5% पॉपुलेशन है जो सबसे अमीर हैं उनके पास में टोटल विल्थ का कितना है, 60% है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सफैम की अभी करंट की रिपोर्ट देखें तो क्या बोलती है कि 1% के पास कितना है, 40% है, या कहें 5% के पास कितना है, ये टोटल वेल्थ का 60% है। ठीक है, तो ये करंट में है। तो सी क्या बोलता है, कंसंट्रेशन नहीं होगा वेल्थ का। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर कहीं जॉब अगर कोई कर रहा है तो समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आर्टिकल कई बार पूछ चुका है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ई क्या है कि जो प्रतिकूल रोजगार हैं, जैसे माइनिंग का ले लेते हैं, कोल माइनिंग है, या जहाँ पे केमिकल से रिलेटेड जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे जो मेल फीमेल या बच्चे हैं उनके लिए प्रतिकूल रोजगार इस प्रकार से ना हो कि वो उनसे जो है जान माल की ज़्यादा हानि हो, तो ये उसकी बात करता है। एफ किसकी बात करता है, बच्चे जो हैं, मतलब बच्चों के लिए गरिमा के साथ विकास एंड शोषण, बच्चों का गरिमा के साथ विकास। ठीक है, गरिमा कोई लड़की नहीं है कि बच्चों का गरिमा के साथ विकास हो, गरिमा क्या है, डिग्निटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों का 39 ए की बात करें तो ये किसकी बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। ए किसकी, एड की, कौन सी, फ्री लीगल एड, यानी कि जो निःशुल्क कानूनी सहायता है वो उसकी बात करता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि नालसा आता है। ठीक है, नालसा 1987 में। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इसी को लागू करने के लिए आता है। आर्टिकल 40 हम बात करते हैं। 40 किसका है, ग्राम पंचायत का। 4 लोग जहां बैठ जाते हैं तो समझो पंचायत सी लग जाती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, ये आप देखेंगे जब 73वां अमेंडमेंट आप पढ़ते हैं, 73वां अमेंडमेंट, तो ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। ठीक है, ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं 41, इसको अगर हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, 41। 41 से क्या लेंगे, इकताल। क्या, इकताल, इकताल। अरे जहाँ पे हिंदी से निकलेगा वहाँ से हिंदी से हम लोग बना लेंगे, जहाँ इंग्लिश से निकलेगा इंग्लिश से बना लेंगे। एक्चुअली जो निमोनिक्स होता है या रिदमिक होता है या किसी चीज़ से हम रिलेट कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमारी मेमोरी में परमानेंट के लिए सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो इकताल, ताल की खुदाई कौन करता है, मनरेगा के तहत, मनरेगा वाले होते हैं ना, तो ताल की खुदाई करते हैं। तो
ये हो गया इकताल, इकताल से मनरेगा यानी कि कुछ दशाओं में काम करने का जो अधिकार है ये कहाँ से मिला है? आर्टिकल 41 से, यानी कि 41, इकताल 41। 42 रिलेटेड है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसूति में जो सहायता, अगर कोई प्रसव के टाइम पे जो है महिलाओं की सहायता के लिए है। एक मिनट, ठीक है, काम की मानवोचित दशा और प्रसूति के टाइम पे मदद की है। इसको 42 से क्या याद रखोगे आप? बयान न कर पाना। जैसे अगर कोई महिला जब गर्भवती होती है और जब वो बच्चे देती है, ठीक है, तो उस समय डॉक्टर आके एकदम हकला के बोलता है, जैसे वो बयां ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो बयां नहीं कर पा रहा है कब? वही प्रसूति के टाइम पे, प्रसव के टाइम पे बयां नहीं कर पा रहा है, आके बताता है ना कि ये हुआ, बच्चा हुआ कि बच्ची हुई। तो 42 बयान न कर पाना किससे रिलेटेड है? प्रसूति से। 43 से आप क्या याद रखोगे? तिरपाल, ठीक है, ये बेसिकली कुटीर उद्योग से रिलेटेड है। प्रबंधन में 43 एक इससे रिलेटेड है, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को बढ़ाना या उनको शामिल करना। 43 भी किससे रिलेटेड है? सहकारी समिति से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर इसको देखें, तिरपाल, तिरपाल पे कौन बैठता है? मजदूर। तो ऐसे देखो ना कि जब मजदूर धरना वगैरह पे बैठते हैं, सहकारी समिति वगैरह वाले, तो कैसे बैठते हैं? तिरपाल पे बैठते हैं। तिरपाल 43 उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है। तो कुटीर उद्योग प्रबंधन, ए से प्रबंधन में उनको शामिल किया जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट के कार्यों में। डी से सहकारी समिति से रिलेटेड। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? 44 सीसी, ठीक है। यूसीसी मतलब वो है ना कि यूसीसी को लेते हैं, सीसी दारू, राइट, मतलब कि शराब। तो वहाँ पे क्या होता है कि यूसीसी मतलब तुम जब सीसी पी लेते हो तो यानी कि सब कुछ बराबर देखते हो, यानी कि ये क्या बोलता है? समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक देखने लगते हो। वैसे भी हरिवंश राय बच्चन की वो कविता याद है ना, वो बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, एक कराती मधुशाला, ठीक है। तो सीसी क्या करा रही है? एक करा रही है, सीसी 44। ये किससे रिलेटेड है? समान नागरिक संहिता। अभी कहाँ पे सिर्फ लागू है? गोवा में। इसको लेके काफ़ी दिनों से वो चल रहा है ना कि जो हमारा ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में जो बना है, विधि आयोग बना है, वो इस पे बात कर रहा है। उत्तराखंड में देखें तो रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, अगर यूके में देखें तो रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो है इस पे कानून बनाने के लिए उनके अध्यक्षता में जो है एक आयोग गठित किया गया है। आर्टिकल 45 की बात करें तो ये जो है 6 साल से कम के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। अगर देखें ये पहले क्या था? पहले यहाँ पे था 6 से 14 साल। जो 86th अमेंडमेंट होता है, 86th अमेंडमेंट से 3 जगह चेंजेज होता है। एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे 6 साल से कम के बच्चों के लिए हो गया। दूसरा 21 ए जुड़ता है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में किया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगला कहाँ पे जुड़ता है? वो जुड़ता है फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी? 11वां, ठीक है। वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम उनके पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी यानी कर्तव्य है। आर्टिकल 46 बात करें तो 45 6 से कम क्या है? मतलब 5 6 से कम यानी कि शिक्षा का अधिकार। 46 इसमें SC ST वीकर सेक्शन, इनके लिए एजुकेशन हो गया, रोजगार हो गया, इन सब में इनकी हेल्प करना। तो 46 6 ले लो, 2 2 4 2 6 SC ST वीकर सेक्शन। आप लोग EWS अभी देखे हो ना, जो 103 अमेंडमेंट होता है EWS, ठीक है। तो ये इसी के तहत होता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या भी समझो एक प्रकार से राज्य का कर्तव्य था, तो इसलिए जो है उन्होंने ये लाया। आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 को आप क्या याद रखोगे? नीतीश, ठीक है। 47 नीतीश, नीतीश से क्या याद रखोगे? वही नीतीश। 48 लालू, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बात करता है? मादक पेय पदार्थों पर जो है पाबंदी लगाना और पोषाहार स्तर को बढ़ाने का काम करना, जिससे लोगों के अंदर पोषण का विकास हो, यानी कि वो उनका पोषाहार स्तर बढ़े। सिंपल। ये मादक पेय पदार्थ, तो नीतीश जो है दारू पे बंदी लगाते हैं बिहार में। वो अलग बात है कि दारू बंदी के बाद लोग जो है सिरप का सेवन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो सैनिटाइजर भी पीने लगे थे क्योंकि उसमें भी अल्कोहल की मात्रा उनको दिखती थी। खैर 47 जो है क्या बात करते हैं? मादक पेय पदार्थों पे रोक लगाना। तो नीतीश बिहार में क्या किए? मादक पेय पदार्थों पे रोक लगा दिए। 48 क्या? लालू।
लालू जो है आप देखेंगे कि जैसे वो गाय भैंस इन सब की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या उनके घर जो है यादव हैं तो भैंस वगैरह उनके घर पे बहुत ज़्यादा पाले गए हैं। ठीक है, तो यानी कि पशुपालन। 48 लालू पशुपालन। ठीक है, यानी कि ये कृषि और पशुपालन को क्या बोलता है कि वैज्ञानिक पद्धति है उसके आधार पर ये सब करना। और जो दुधारू गाय हो गई, भैंस हो गई, बछड़े हो गए, उनकी बलि पर रोक लगाने का काम करता है। जैसे कि बहुत सारे राज्य में इस पे रोक भी लगाया गया, जैसे यूपी हो गया, असम हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। 48 से ये क्या बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण की बात करता है। इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे 48 लालू पशुपालन। अब इसके लिए होगा चारे की नीड होगी, यानी कि वन क्या है, एक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो चारा घोटाला वैसे भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो चारा, खैर अच्छा ये सब चीज़ें बस याद कराने के लिए मैं बोलता हूँ। आप लोग इसको जो है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही समझता है, जब हम किसी चीज़ से उसको रिलेट कर लिए, अब इसमें से आप कुछ लोग ये कुछ भी नहीं भूलने वाले हो, तो आप लोग इसको ऐसे देखिएगा, बाकी दूसरी तरफ मत जाइएगा कि जैसे उस दिन कुछ लोग जुल्फ़ों को लेके बोल रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें आपको कभी भूलने वाली नहीं है, बस इतना सा है। खैर 48 पर्यावरण संरक्षण, आप पशुपालन के साथ चारा। अब बात करते हैं 49 क्या बात करते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे प्लेसेज हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संरक्षण की बात करता है। तो याद कैसे रखोगे, 49 यानी कि 40 से क्या लोगे, फोर्ट लोगे, 9 से क्या लोगे, वाइन लोगे। यानी कि 49 क्या बोलता है, फोर्ट के पास वाइन पी के मत जाओ, नहीं तो क्या करोगे तुम, तोड़ फोड़ करोगे, यानी कि उसका संरक्षण नहीं होगा। राइट, 49 फोर्ट के पास वाइन पी के नहीं जाना है या वाइन लेके नहीं जाना है। 50 क्या बात करता है, ये बात करता है कि जैसे एक जो न्यायपालिका है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों में अलग अलग वो होना चाहिए। ये नहीं कि ये दोनों एक मिल के काम करें, पता लगा कि एग्जीक्यूटिव कोई जो है कानून बना के उसको लागू कर रही है, या कोई एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानून को लागू करती है, विधायिका कानून बनाती है और कोर्ट उस कानून को देखती है, उसकी व्याख्या करती है, क्या ये सही है, गलत है, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है कि नहीं है। तो ये क्या बात करता है कि एग्जीक्यूटिव और जो हमारी जुडिशरी है उसको जो है अलग करने की बात करती है। इसको याद रखो 50-50, यानी कि 50-50 भाई अलग करो। ठीक है, 50-50 अलग। 51 क्या बात करता है, इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की बात करता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता की बात कौन करता है, आर्टिकल 51 बात करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी तक कितने अमेंडमेंट अभी हुए हैं, कौन कौन से जुड़े हैं। ठीक है, 42 अमेंडमेंट के द्वारा 42वां अमेंडमेंट, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे होता है। उस समय 39A, 43A, 48A हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, बस इसको एज इट इज इसको याद रख लो। 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, 38 की डिफिनीशन वही चेंज किया गया, यानी कि ये वाला जोड़ा गया असमानताओं के लिए। 86th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 में होता है, हम लोगों ने किया। 86th अमेंडमेंट के द्वारा तीन जगह जुड़ती हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 45 में 6 साल से कम के बच्चों के लिए वो कर दिया गया। 97th जो अमेंडमेंट किया गया, ये किससे रिलेटेड है, सहकारी समिति। 43B 97 जो अमेंडमेंट होता है वो 3 जगह वो भी जुड़ता है, एक 43B जुड़ता है, एक 9B पार्ट में जुड़ता है, और अगला जो जुड़ता है वो 19(1)C में जो है, मतलब जो फंडामेंटल राइट, उसमें भी जो है सहकारी समितियों के लिए बात की जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ लक्ष्य समाजवादी हैं, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ उदारवादी हैं। इसको याद करते हैं। देखो समाजवाद की बात कौन करता है, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह करते हैं, जो बोलते हैं कि समाज में जो मजदूर हैं वो हैं, बात करते हैं ना कि हिंसक क्रांति की बात करते हैं, मजदूरों की सहायता के लिए बात करते हैं कि मजदूर, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो जहाँ जहाँ पे मजदूर से रिलेटेड या कहें कि जो कामगार हैं उनसे रिलेटेड वो आएगा, वो समाजवाद में जाएगा। तो आप लोग क्या याद रखोगे, मजदूर बस याद रखना, उससे रिलेट कर लोगे। 38 यानी कि असमानता कम करने की बात करती है, या सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करती है। यही न्याय की बात कौन करते हैं, समाजवादी भी करते हैं। 39 है, ये भी सोचो कि बस इसमें 2 चीज़ याद रखना, मजदूर और कमजोर वर्ग, तो इन दोनों से इसको रिलेट कर सकते हो। 39A ठीक है। 41 41 मनरेगा, 42 वही कि मानवोचित काम की जो है मानवोचित दशा होनी चाहिए। ठीक है, तो 43A वही मैनेजमेंट में मजदूरों को शामिल करना। 47 यानी कि जो गरीब हैं अभी उनके पास में तो पोषण की उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं,
तो इसलिए 47 को भी उसमें शामिल कर ली, भाई उनका पोषाहार वगैरह बढ़ाओ, तो ये चीज़ें करो। अब बात करते हैं गांधी जी की। गांधी पंचायती राज के बहुत बड़े हिमायती थे। वो बोलते थे कि जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनकी जो है उनको अधिक मजबूत बनाया जाए। तो 43 वही, ये भी देखो आप लोग जो है खेड़ा पढ़ते हो, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, ये सब पढ़ते हो ना, तो गांधी भी मजदूरों के ही फेवर में थे। तो अगर आप कहीं देखोगे मजदूरों के फेवर वाली चीज़ें, तो जैसे ये लोकल बॉडीज के गांधी जी समर्थक थे, इसलिए 40 आ गया। 43 बी, ये भी सहकारी समितियों से रिलेटेड है, ये मजदूरों से रिलेटेड है, इसलिए ये भी आ गया। 46 कमज़ोर वर्गों से रिलेटेड है। आप देखोगे कि वो जो है जब यरवदा जेल से 1932 में जो है, जब पूना पैक्ट के बाद वो क्या करते हैं, जो एससी हैं उनके लिए क्या काम करते हैं, उनके लिए जो है एक आंदोलन टाइप का चलाते हैं। तो आप इसमें एससी से याद रख सकते हो, एससी। 47 शराबबंदी वो कई बार करते हैं, नीतीश से मिलते जुलते हैं। तो 47 शराबबंदी, आप लोग देखेंगे कि जब स्वदेश जब असहयोग आंदोलन होता है तो उन सब के टाइम पे जो है इन सबको बैन करते हैं। 48 वो जो है कृषि पशुपालन से याद रख सकते हो। जैसे कि वो वैष्णव धर्म के समर्थक थे, तो वैष्णव धर्म किसकी बात करता है, वो हर एक जीव में भगवान को देखता है, राइट। तो इसीलिए जो है वो किसी चीज़ की, जैसे कि आप जानते हैं कि वो अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा के पुजारी क्या करेंगे, तो बल की समर्थन तो कभी नहीं करेंगे, तो इसीलिए क्या करें, बल की समर्थन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं उदार बौद्धिक, जो बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें होंगी। लिबरल क्या करते हैं कि तो समझो कि उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आएंगी, जो समझो कि जहाँ पे बुद्धि का ज़्यादा यूज हो, बस इतना समझो, ठीक है। 44 यूसीसी, यानी कि वही बुद्धि का ही यूज करके जानकार लोग इसको लागू करेंगे। 45 6 साल से कम के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, ठीक है। 48 वही पशुपालन और वैज्ञानिक मानसिकता, वैज्ञानिक। 48 से पेड़ पौधे, इन सब की जीव, इन सब की भी बात कौन करता है, 48 से। 49 50 51, ये भी किससे रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी आ गया। एक इंटरनेशनल भी आता है, 51 क्या है, इंटरनेशनल है, राइट। तो ये बस वैसे देख लेना, आर्टिकल्स तो आप याद ही कर लिए हो। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर क्या है, ठीक है। देखो, जो हमारा फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी, कल हम लोग देखे थे कि जो डीपीएसपी है वह कहाँ पे है, भाग 4 में है। फंडामेंटल राइट कहाँ पे है, भाग 3 में है। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक था, 12 से लेके 35 तक। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट हम लोग किए थे, कहाँ पे है, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डीपीएसपी है यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। फंडामेंटल राइट राजनीतिक न्याय की बात करता है। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने किया था, यह प्रवर्तनीय है, यानी कि इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर उन अधिकारों की अवहेलना होती है तो। ये जो है प्रवर्तनीय नहीं है, कहाँ, आर्टिकल 37 अभी हम लोगों ने देखा ना। ये जो है नागरिकों के एक प्रकार से समझो कि अधिकार हैं, ये राज्य के एक प्रकार से कर्तव्य हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, जब कर्तव्य है तो इसीलिए एक पॉजिटिव है और ये जो है निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि यह जो है स्टेट के पावर को कम करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, निगेटिव है। यह अपने आप, इसमें जो मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट हैं वह स्वतः ही लागू हो जाते हैं और इनके लागू करने के लिए क्या होती है, विधान की आवश्यकता होती है। यह जो है व्यक्तिगत जागरूकता पे निर्भर करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेके जितना ज़्यादा जागरूक है तो समझो कि उसी की अवहेलना नहीं होती है। जैसे समझो कि हम लोगों ने किया था ना, आर्टिकल 20 किया था, आर्टिकल 22 किया था। पुलिस कितनी बार जो है लोगों पे शोषण करती है, ले जाके गिरफ्तार करती है और उनको जो है कभी 24 घंटे रखती है, कभी उससे ज़्यादा रखती है, तो लोगों को उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो इसलिए ये भी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, व्यक्तिगत जागरूकता पे, या राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य जो है समझो कि एक प्रकार से कर्तव्य है, तो इसलिए जो है यह राज्यों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे। 36 स्टेट की डिफिनेशन, 37 प्रवर्तनीय नहीं है, 38 में हम लोगों ने किया सामाजिक राजनीतिक न्याय, असमानता को कम करने की बात की। 39 हम लोगों ने ये किया कि ए से आजीविका, बी से भौतिक, सी से कंसंट्रेशन नहीं किसका, वेल्थ का, डी से क्या, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, समान कार्य के लिए समान वेतन, ई प्रतिकूल रोजगार, एफ बच्चों को गरिमा के साथ विकास का। 39 एक क्या रखा, एड का। 40 ग्राम पंचायत,
यानी कि 4 लोग बैठ के पंचायत करते रहते हैं। 41 इकताल कौन खोदेगा, मनरेगा वाले। 42 बयां नहीं कर पाना, कब, प्रसव के टाइम पे। 43 कुटीर उद्योग, तिरपाल, तिरपाल पे बैठे मजदूर, प्रबंधन में शामिल, सहकारी समिति। आर्टिकल 44 सीसी, दारू वाली सीसी, वही समझ लो यूसीसी, ठीक है, कहाँ पे लागू है, गोवा में। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा का। आर्टिकल 46 इसमें 6 SC ST WS कितने हो गए, 6 हो गए इनके लिए। 47 हमने क्या बोला, नीतीश दारू बंद, मादक पेय पदार्थों की बंद। 47 48 लालू पशुपालन, चारा घोटाला, चारे से क्या, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण। 49 फोर्ट के पास वाइन लेके या पी के नहीं जाना है, यानी कि मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण। 50 क्या, एग्जीक्यूटिव और कोर्ट को अलग। 51 आई से इंटरनेशनल शांति सुरक्षा। तो ये तो हो गया इसका। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटी छोटी सी टॉपिक है, तो उसको लेकिन आजकल हर एक एग्जाम में डेप्थ में जा रहे हैं। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी बस ये नहीं पूछेंगे कि किस कमेटी के सर्विसिंग समिति के आधार पर आई या कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आई, इतना तक नहीं पूछ रहे हैं। वो 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी में एक एक चीज़ें पूछ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तो SSC के एग्जाम में पूछ लिया था कि ये बी क्या है, तो ऐसे करके कुछ पूछा था। और UPSC में भी पूछा है कि उसमें एक क्वेश्चन बना था ना कि जो महिलाएं हैं उनको डिग्निटी के साथ रहने का या ऐसा, या वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने का, तो ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे, जिससे आप लोग समझ सकें कि आप लोग जब अधिकारों की बात करते हैं तो उसी समय आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं उनको भी याद रखना जरूरी है। तो हम लोग वो करेंगे। उसके साथ में हम लोग 5 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो छोटा सा है। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी जितना भी पढ़ा है 5 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे, और उसको मैं कट करके इसी पे डाल दूंगा। तो उसको क्या करेंगे आप लोग, जब भी आपको रिवाइज करना होगा कि जो पार्ट 1 से पूरे पार्ट, अनुसूची, प्रस्तावना और नागरिकता, फंडामेंटल राइट, DPSP, इतना जब भी आपको रिवाइज करना हो, जिससे आप 5 मिनट में उसको खोलें, और ट्रिक के साथ में मैं उसको कल रिवाइज कराऊंगा, तो जिससे आप लोग बस उसको देखें और तुरंत आप रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगें, कंटेंट, ट्रिक्स जो भी हैं, तो आप लोग जो है वही कमेंट में आपको करना है। ये सब चीज़ें तो बताने वाली है नहीं। सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। वो उसका बस इतना सा रहेगा कि वो मोटिवेट करता है कि अच्छा मेरे आज इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतने हो गए। तो आप लोग बस उतना देखिएगा। अगर आपको सही लगे कंटेंट और बाकी चीज़ें तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। खैर, तो इसको देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, जिससे आने वाली वीडियोज में उनको देखा जा सके। क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, कल को ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होंगी। और ये नहीं है कि जैसा कि बस कराते गए, मेरा काम ये है कि वो आपको याद भी हो। ठीक है, तो आपके पास में कंटेंट अच्छा हो, चीज़ें आपको याद हो जाएं, यही 2 चीज़ें मेरा मेन मोटिव है। तो इतना करते हैं, बाकी कल देखेंगे। जय हिंद।